Hi everyone, welcome to Study with Kishwardhan. Today I have brought for class 9th History chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. Firstly, who not subscribed my channel, please subscribe and press bell icon and support me. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा था कि कैसे समाजवाद का विचार यूरोप में फैला। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे यूरोप में फैला और यूरोप के एक देश में जिसका नाम है रसिया में तब कैसे क्रांति हुई और जो सोशलिज्म का जो विचार था वह कैसे फैला। तो चलिए विथआउट वेस्टिंग टाइम्स मूव फॉरवर्ड इन वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सोशलिज्म जो है वह होता क्या है। ए सिस्टम और कंडीशन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आउंड एंड कंट्रोल बाय द मासेस। एक सिस्टम होता है या कंडीशन कहिए या सिस्टम कहिए, जिसका मतलब होता है जो भी प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं वह कंट्रोल होती हैं समाज के द्वारा। मतलब किसी एक हाथ में नहीं रहती हैं, किसी एक के पास नहीं रहती हैं, वह आउन या कंट्रोल बाय स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती हैं या किसी समाज के द्वारा कंट्रोल होती हैं, किसी एक हाथ में नहीं रहती हैं। उसी कंडीशन को या सिस्टम को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, कैसे जो समाज का कैसे चेंजिंग हुआ रसिया में उसे भी समझते हैं। देखिए यूरोप जो था वह 18वीं सेंचुरी के पहले जो सोसाइटी थी वहाँ की वह कई स्टेटों में डिवाइड हो गई थी और वहाँ पे मनमानी मतलब एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस था और जो इकोनॉमी थी वहाँ पे वह चर्च के द्वारा कंट्रोल होती थी। और इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद कैसे यूरोप में क्या हुआ उसे भी समझते हैं दोस्तों। देखिए सोशलिज्म ओपन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो कारण था, जो इम्पैक्ट था, वह क्या हुआ, जो सोसाइटी था वह बदलना शुरू हो गया था और जो द वेव ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड इन मेनी पार्ट और वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया सॉरी दोस्तों। जो सोशलिज्म मतलब जैसा कि आप लोग पहले बताए, समाजवाद का जो विचार था वह यूरोप और एशिया में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था। द डेवलपमेंट इन कॉलोनीज रीशेप द आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। जो डेवलपमेंट था कॉलोनीज का वह बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, हम लोग ने बात किया कि जो बिफोर 18वीं सेंचुरी रसिया स्टेट में डिवाइड हो गया था। यही तीनों स्टेट हैं दोस्तों। पहला स्टेट जो है वह है लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स एंड तीसरा कंजर्वेटिव। तो देखते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव जो हैं वह क्या हैं। देखिए ये जो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव हैं वह किस आधार पर डिवाइड हुए थे, पहले इसे समझते हैं। जैसे रसिया में दोस्तों वहाँ पे कई लोग जो थे वह चाहते थे कि जो चेंजिंग हो रसिया में वह धीरे हो। कई लोग चाहते थे जैसा है वैसा ही रहे और कई लोग चाहते थे जल्दी से चेंजिंग हो। समझ रहे हैं आप लोग। जो यहाँ पे 3 स्टेट में रसिया डिवाइड हो गया था। पहला स्टेट जो था लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, ये 3 स्टेट थे। समझ रहे हैं आप लोग। ये किस आधार पर डिवाइड हुए थे, ये चेंजिंग के आधार पर डिवाइड हुए थे। जैसे कि कई लोग चाह रहे थे धीरे धीरे जो है वह चेंज हो रसिया और कई लोग चाहते थे तेज़ी से चेंजिंग हो।
कई लोग चाहते थे जैसा है मोनार्ची सिस्टम ही रहे, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, लिबरल्स किसे कहते हैं उसे समझते हैं। सपोर्टेड सेकुलर नेशन विल ट्रेन जुडिशरी। जो लिबरल्स है दोस्तों वह चाहते थे कि सेकुलर नेशन हो और जुडिशरी मतलब न्यायालय हो, और वह जो मनमानी का जो डायनेस्टिक था उसके खिलाफ रहते थे। एर्गुड फॉर ए इलेक्टेड पार्लियामेंट्री एंड वेल ट्रेन जुडिशरी। वह पार्लियामेंट्री भी चाहते थे और न्यायालय भी चाहते थे, बट वह जो थे दोस्तों वह डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वह चाहते थे कि जो मैन हैं उन्हीं के पास बस अधिकार होना चाहिए वोट देने के लिए। समझ रहे आप लोग, ये सब हर तरह से अच्छे थे, लेकिन यहीं पे ये आके चूक हो जा रहे थे, इसीलिए वह डेमोक्रेटिक नहीं कहला रहे थे। क्यों नहीं कहला रहे थे? क्योंकि वह बस समझते थे कि जो प्रॉपर्टी है, वोट देने का जो राइट है, वह बस मैन के पास होना चाहिए, वोमेन के पास नहीं होना चाहिए, और एडल्ट के पास भी नहीं होना चाहिए। और रेडिकल्स क्या होता है दोस्तों उसे भी समझते हैं। यह चाहते थे कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसका मेजॉरिटी है, उसी पर गवर्नमेंट बनेगी, ये चाहते थे। और वह वुमेन्स को सपोर्ट करते थे हर मूवमेंट के लिए। और वह जो थे दोस्तों वह लैंड ऑनर, मतलब जिसके पास अपना खुद का ज़मीन होता था या प्रॉपर्टी होती थी या फैक्ट्री होता था, उसके खिलाफ रहते थे दोस्तों। वह क्या थे? वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, जो रेडिकल्स थे वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बस वह चाहते थे कि जो प्रॉपर्टियां हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो और भी कई जो प्रॉपर्टियां हैं, वह बस थोड़े मतलब फ्यू हैंड्स में, मतलब कई लोगों के पास, बस अमीर लोग के पास ही मत रहे, हम लोग के पास भी होना चाहिए, या हम लोग के पास नहीं है तो उन लोग के पास भी नहीं होना चाहिए। उनका यही मानना था। और जो कंजर्वेटिव थे, जो लास्ट वाले थे, वह क्या चाहते थे दोस्तों? जैसा है रसिया वैसा ही रहे, मतलब वह मोनार्ची मतलब क्या होता है दोस्तों? मोनार्च मतलब डेमोक्रेटिक नहीं, समझ रहे हैं, वो मोनार्ची के सपोर्टर थे। आल्सो दे अपोज बोथ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। जो लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ रहते थे, और 18th सेंचुरी में जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ द चेंज। वह चेंज चाहते भी थे, लेकिन वह क्या चाहते थे? जो है चेंजिंग वह स्लो प्रोसेस में हो। तो स्लो प्रोसेस वाले कौन थे? कंजर्वेटिव थे। आप लोग लर्न करते चलेंगे क्योंकि बाद में आप लोग को परेशानी नहीं हो। तो यही था, रिकैप करते हैं एक बार। लिबरल्स क्या थे, रेडिकल्स क्या थे, कंजर्वेटिव क्या थे। लिबरल्स क्या चाहते थे? एक सेकुलर नेशन चाहते थे, और वह चाहते थे एक जुडिशरी भी हो, और वह जो मनमानी है, वो जो डायनेस्टिक रूल है उसके खिलाफ रहते थे, और वह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे और जुडिशरी अच्छे चाहते थे। लेकिन वह ये नहीं चाहते थे कि बस ये चाहते थे, सॉरी दोस्तों, वह ये चाहते थे कि बस मैन के पास जो है वह वोट का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का। जो रेडिकल्स थे दोस्तों, रेडिकल जो थे वह क्या चाहते थे? वह चेंज में सोसाइटी में चेंज चाहते थे, और वह जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और लैंड ऑनर के खिलाफ रहते थे, और वह ये चाहते थे कि जो मेजॉरिटी पर, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी पर जो गवर्नमेंट है वह बने, और वह वुमेन को हर तरह का मूवमेंट देने के लिए तैयार रहते थे और सपोर्ट करते थे। और कंजर्वेटिव जो थे वह चाहते थे जैसा इस समय, मतलब जैसा उस समय रसिया है उसी तरह रहे, यानी कि वह मोनार्च के, मतलब राजा का जो
जहाँ पे राजा का अधिकार चलता है दोस्तों, वही उसी मोनार्च कहते हैं। समझे आप लोग? वह चाहते थे मोनार्च ही रहे, और वह लिबरल रेडिकल्स के खिलाफ रहते थे, और वह मोनार्ची थे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और वह रिस्पेक्टेड ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, वह पहले के जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए वह चाहते थे कि जो मोनार्ची सिस्टम है, मतलब जो राजा जहाँ अधिकार करता है वही सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को बदलना सही नहीं समझते थे वो लोग। नेक्स्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। कैसे जो इंडस्ट्री थे वह रसिया में आना शुरू हो गए, बैठना शुरू हो गए, और जो समाज का जो था वह जो स्टाइल था चेंजिंग, परिवर्तन होने लगा। तो फैक्टर्स दैट लीड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसे भी समझते हैं। देखिए न्यू सिटी का निर्माण होने लगा, इंडस्ट्री भी बैठने लग गई, और रेलवे का भी निर्माण होने लगा। मतलब जो यूरोप था दोस्तों वह आगे की तरफ अब बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन यूरोप। वह कौन सा रिवोल्यूशन है जो यूरोप में सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ का चेंजिंग लाया? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यही इसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वह जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को चेंज करके रख दिया यूरोप में। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? यहाँ पे क्या कारण थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए? क्योंकि मैन और वुमेन को फैक्ट्री में लाया जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो रहा था बहुत ही तेज़ी से, और मतलब बेरोजगारी बहुत इंक्रीज हो रही थी, और प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन, रहने की भी दिक्कत हो रही थी। और जो फैक्ट्रियाँ में क्या किया जाता था, ज़्यादा काम कराए जा रहे थे, लेकिन जो सैलरी है उन लोग को बहुत ही कम दिया जाता था। इसी के कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रह रहे थे। तो उसके बाद आता है दोस्तों रेडिकल्स एंड लिबरल्स बिकेम कंजर्वेट रिवोल्यूशनरीज। मतलब जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स जो थे दोस्तों वही क्या क्रांतिकारी बन रहे थे। वह क्या चाहते थे कि ये जो मोनार्ची जो सिस्टम उसको हटाना चाहते थे, इस गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, और वह क्या चाहते थे, वह क्रांति चाहते थे, रिवोल्यूशन। समझे? और वह चाहते थे मोनार्च जो है उसे फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, तमाम जो यूरोप के देश हैं, कंट्री हैं, वहाँ से वो फेंकना चाहते थे। और वह ये चाहते थे कि हर एक सिटीजन को, मतलब हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और उतना ही अधिकार होना चाहिए हर चीज़ में जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को होता है, या हर एक बड़े आदमी को जो होता है, वही हर सिटीजन मतलब हर नागरिक को भी अधिकार होना चाहिए। और यहीं पे एक आ जाते हैं, सॉरी दोस्तों, ज्यूसिपी मैजिनी। वह क्या थे? वह एक इटली के एक क्रांतिकारी थे। इन 1815 ही कंस्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। जैसे रसिया में क्रांतिकारी थे वैसे ही ये इटली के भी क्रांतिकारी थे। उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ज़्यादा पढ़ेंगे उनके बारे में, इसीलिए बस यहाँ पे उनका नेम दिया गया है और इन्हें बताया गया है कि वह क्या थे। वह इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, जोसेफ मैजिनी। तो उसे आप लोग लर्न कर देंगे इनका नेम, क्योंकि आ सकता है हु इज इटालियन रेवोल्यूशनरी, तो जोसेफ मैजिनी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो कैसे यूरोप में जो है समाजवाद का विचार आना शुरू हुआ, अब उसे भी समझते हैं। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea that attracted widespread attention। 19th century में यूरोप में जो सोशलिज्म था वह बहुत ही तेज़ी से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, और वह तेज़ी से फैल रहा था।
चलिए पता चला फैल रहा था, लेकिन अभी ये भी पता करना है जो सोशलिस्ट थे वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेन क्यों रहते थे। जो सोशलिस्ट थे दोस्तों वह ये समझते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही रूट है, वही जड़ है इन सब चीज़ों का, वही बीमारी है इन सब चीज़ों का, किसमें, समाज में। दे वांटेड रेदर देन ए सिंगल इंडिविजुअल इफ सोसाइटी वुड कंट्रोल प्रॉपर्टी दे मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। वह चाहते थे कि जो अगर सबके हाथ में प्रॉपर्टी रहेगी तो और उसे बढ़िया से देखा जा सकता है, अच्छे से देखा जा सकता है और उसमें इंटरेस्ट भी दिया जाएगा जिसमें इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा। तो हाउ कुड ए सोसाइटी विथआउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इसका भी इंतजाम वो लोग कर चुके थे। इसमें पूछा गया है कि कैसे बिना प्रॉपर्टी के बिना सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती, और सोशलिस्ट जो सोसाइटी थे वह उसके बारे में क्या सोच रखे थे, उसके बारे में भी उन लोग का ये सोचना था दोस्तों कि इसमें भी दो तरह के सोशलिस्ट विजन्स थे, मतलब दो तरह के लोग थे। पहले तक जो लोग थे वह सोचते थे जो भी हो मिलजुला के, कोऑपरेटिव मतलब मिला जुला के, मिलजुल के हम लोग देश को चलाएंगे। और रॉबर्ट आउन का वो एग्जाम्पल है, जो रॉबर्ट आउन थे दोस्तों वो भी एक क्रांतिकारी थे। वह चाहते थे कि जो भी है वह मिला जुला के कम्युनिटी चलाए और उसे न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए भी कहा जाए। और दूसरे तरह के जो लोग थे वह चाहते थे हम लोग जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हम लोग उसे क्यों बनाए हैं कि हम लोग मिला जुला करेंगे। वो चाहते थे कि जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर हो और गवर्नमेंट हम लोग को देखे, मतलब सरकार देखे। एग्जाम्पल है इन फ्रांस लुइस ब्लैंक नाम के एक व्यक्ति थे, वह चाहते थे कि मिला जुला के कुछ नहीं होगा और जो हम लोग क्यों सरकार बनाए हैं, सरकार ही को सब ही जो है वह सब करना चाहिए सरकार को ही। तो दो तरह के लोग थे, कैसे थे, पहले तरह के लोग थे जो चाहते थे मिला जुला के काम चले, और दूसरे तरह के लोग थे जो चाहते थे हम लोग सरकार क्यों बनाए हैं, सरकार हम लोग इसलिए बनाए हैं कि हम लोग का जो काम हो वह सरकार संभाले और उसे देखे। तो दूसरे तरह के लोग थे कि सरकार को ही सब कुछ काम करना चाहिए। जैसे आप लोग ने पढ़ा सरकार को ही सब कुछ काम करना चाहिए। तो दो तरह के कौन लोग थे आप लोग देख चुके। चलिए नेक्स्ट हैं, आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो साहब हैं दोस्तों वह क्या हैं, एक ग्रेट फिलोसफर हैं रसिया में। वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी के खिलाफ थे, वह नहीं चाहते थे कि जो मेजॉरिटी है, और वह चाहते थे कि वर्कर्स का जो कंडीशन है वह बेटर हो और जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हो। कार्ल मार्क्स प्रपोज्ड एन आइडिया ऑफ द बिल्डिंग कम्युनिस्ट सोसाइटी। वह चाहते थे जो भी सोसाइटी है वह कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, और वह चाहते थे कि जो भी मेजॉरिटी है उसे उठा के फेंक दिया जाए, और वो ये भी चाहते थे जो प्रॉपर्टी है वह कंट्रोल होना चाहिए। किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग को आगे पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि जो भी प्रॉपर्टी है वह स्टेट के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए या सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। एक हाथ में या दो हाथ में ही सब प्रॉपर्टी को नहीं देना चाहिए। उनका वही सोच था, और वह वर्कर्स के साथ रहते थे, वर्कर्स को साथ देते थे। वह चाहते थे वर्कर्स का जो कंडीशन है वो बेटर हो। कौन साहब थे, कार्ल मार्क्स साहब थे। समझ रहे हैं आप लोग, कार्ल मार्क्स साहब क्या थे, वह एक ग्रेट फिलोसफर थे रसिया के। आप लोग इतना इनके बारे में लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। जो समाजवाद का जो विचार था उस पर कैसे सपोर्ट होने लगा उसे भी देखते हैं। तो उसके लिए सेकेंड इंटरनेशनल जो कि फार्म हुआ था, इंटरनेशनली फार्म हुआ था। सेकेंड इंटरनेशनल उसका नेम था। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। जैसा कि हम लोग पता चला कि 1870 में जो सोशलिस्ट
जो था वह यूरोप में फैलना शुरू हो गया था। उसी लिए सेकेंड इंटरनेशनल एक बॉडी बनाई गई, मतलब एक यूनियन कहिए या कुछ भी कहिए, सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी उसका नेम था, बनाया गया, जो कि फंड सेटअप करता था टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डाइजेस्ट्रेस। मतलब जो भी मेंबर उसके साथ हैं वह क्या फंड देते थे और उसे जो है उसको फैलाने के लिए, क्या फैलाने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए, क्या करने के लिए बताइए आप लोग, क्या करने के लिए, कि फंड की क्यों जमा होता था, क्यों फंड को एकत्रित किया जाता था दोस्तों, क्योंकि जो सोशलिस्ट का जो विचार है, वह जो आइडिया है, वह उसे और बढ़िया से हम लोग कर सकें और जो मोनार्ची सिस्टम है उसे हम लोग उखाड़ के फेंक सकें। तो डिमांड फॉर वर्कर्स, वर्कर्स का क्या डिमांड था, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वर्कर्स बहुत ही इस चैप्टर में अब तक हम लोग वर्कर्स के ही बारे में पढ़े हैं, और कार्ल मार्क्स साहब जो फिलोसफर थे वो भी वर्कर्स का ही साथ देते थे। मतलब जो वर्कर्स का इतना साथ हो रहा था, इतना रिवोल्यूशन भी हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसका नेम है, तो वर्कर्स का क्या डिमांड था उसे भी जानना हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि हम सब वर्कर्स के बारे में पढ़ लें और उनका डिमांड ही नहीं जाने। तो उनका पहला जो डिमांड था दोस्तों, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो हम लोग का रहने का जो तरीका है वह जो अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। और दूसरा जो है बेटर वर्किंग कंडीशन, जो हम लोग का वर्किंग का जो कंडीशन है वह भी अच्छा हो जाए, और हम लोग को वोट देने का अधिकार हो, और हम लोग में सैलरी में इंक्रीजिंग हो, मेरा हम लोग का जो सैलरी है हम लोग का इंक्रीज हो, मतलब बढ़े, हम लोग को ज़्यादा पैसा दिया जाए, और लेस वर्किंग हावर्स, हम लोग से जो है कम मतलब काम भी कराया जाए। यही वर्कर्स लोग का डिमांड था, इसीलिए वर्कर्स इतना अभी परेशान थे, जो कि इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। क्या था इन लोग का डिमांड्स, क्या था वर्कर्स का, इसे आप लोग बढ़िया से लर्न कर लेंगे। तो पहला जो डिमांड था, उन्हें स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए था, मतलब रहने का तरीका और उनको रहने के लिए बेटर स्टैंडिंग चाहिए थी, और बेटर वर्किंग कंडीशन, जो उन लोग का वर्किंग का कंडीशन था वह बेटर चाहते थे, और वह चाहते थे कि हम लोग को वोट देने का भी अधिकार हो, और सैलरी भी, मतलब जो हम लोग का सैलरी है उसे भी बढ़ाया जाए, और हम लोग से कम काम कराया जाए। तो जर्मनी में थोड़ा हम लोग आते हैं दोस्तों। दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, जिसका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SDP मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन में भी दोस्तों लेबर पार्टी बन चुकी थी, और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में भी एक पार्टी बन चुकी थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। और ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनी थी, लेबर पार्टी। ऐसे इसे हम लोग को देखने से क्या पता चलता है, जो कि सोशलिज्म था, जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़ा, सोशलिज्म का जो सपोर्ट हो रहा था, समझ रहे हैं, इसीलिए तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो इसी तरह जो रसिया रिवोल्यूशन हुआ, रसियन रिवोल्यूशन क्या है उसे भी पहले हम लोग समझते हैं। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन द रसिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917। देखिए रसिया रिवोल्यूशन में 2 फेज के रिवोल्यूशन होते हैं दोस्तों। पहला जो है वह अक्टूबर रिवोल्यूशन है, और दूसरा जो है वह फरवरी रिवोल्यूशन है। 2 तरह के रिवोल्यूशन होते हैं। इन्हीं सब पूरे रिवोल्यूशन को मिला क्या हम लोग कहते हैं, रसियन रिवोल्यूशन। तो यही सब रिवोल्यूशन जो है दोस्तों वह रसियन रिवोल्यूशन कहलाते हैं। अब एक बहुत ही ख़राब टाइम आता है जो कि 1905 रिवोल्यूशन भी कहलाता है। 1905 में क्या इतना ख़राब टाइम आया, कौन सी इतनी आपदा आई, उसे भी देखते हैं। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी 1905 में अब हम लोग चले गए हैं। मतलब जो रसिया था वह क्या था, एक मनमानी ऑटोक्रेसी था, ऑटोक्रेटिक कंट्री था। रसिया वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, जो रसिया था वह पार्लियामेंट उसके पास नहीं था, और जार जो था वह भी पार्लियामेंट नहीं चाहता था, क्योंकि वह पार्लियामेंट चाहता तो उसका मनमानी नहीं हो पाता। जो जार मतलब क्या होता है दोस्तों,
जार निकोलस थे। वहाँ के राजा कौन थे? जार निकोलस। जार मतलब जैसे कि हम लोग को इंडिया में किंग बोला जाता है, किंग जैसे हम लोग में बोला जाता है, उसी तरह रसिया में जार बोला जाता है। किसको? राजा को। तो इन 1905 लिबरल्स इन रसिया एलॉन्ग विद द सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी फीजेंट्स वर्कर्स, इन सबका जो था उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। वह क्या मांग रहे थे? वह संविधान मांग रहे थे और वह चाहते थे, और जो मुस्लिम भाई लोग थे वह क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि हम लोग को भी नेशनलिस्ट किया जाए और हम लोग को भी रहने दिया जाए। इसीलिए क्या होता है 1905 रिवोल्यूशन का रीजन क्या है उसे भी हम लोग देखते हैं। 1905 का जो रिवोल्यूशन जो होता है वो दोस्तों, वह 1904 में बहुत ही खराब जो हार्वेस्ट हुआ था रसिया में, उसके कारण भी, वह भी एक कारण है। और उसी के चलते प्राइज जो था दोस्तों, जो वर्कर्स को प्राइज दिया जा रहा था, जो सैलरी दी जा रही थी, उसमें भी 20% का जो है उसे भी घटा दिया गया था। इसीलिए जो है 1905 का रिवोल्यूशन होता है, जिसे हम लोग ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं, जो कि संडे के दिन हुआ था, इसीलिए ब्लडी संडे कहलाता है। तो देखते हैं, इन सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, व्हेन ए फैक्ट्री डिसमिस्ड 4 असेंबली वर्कर्स, और 4 असेंबली वर्कर्स को डिसमिस भी किया गया था। तो ये भी एक वजह है 1905 रिवोल्यूशन या ब्लडी संडे का, जहाँ पे 1,10,000 वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक। जो 1,10,000 वर्कर्स थे वह क्या स्ट्राइक पे थे, मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वैन द प्रोसेसन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपॉन, जो कि जो स्ट्राइक था वह किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? लीडिंग किया जा रहा था फादर गैपॉन एक हैं, उनके द्वारा मतलब लीडिंग किया जा रहा था जो स्ट्राइक था। और उन्हें क्या किया गया? उन्हें अटैक हो गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा उन्हें मार दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड, मतलब 100 वर्करों की उसी में जान चली गई, क्योंकि फादर गैपॉन की जब जान गई तो जो वर्कर्स थे वो क्या किए? लड़ाई झगड़े हड़बड़ाना शुरू कर दिए, और उसी में 100 वर्कर्स की जान चली गई, और 300 जो वर्कर्स थे दोस्तों, उन्हें वह क्या हुए? घायल हो गए। तो इसी इंसिडेंट को दोस्तों ब्लडी संडे भी कहा जाता है, और उसे 1905 रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1905 रिवोल्यूशन, फरवरी रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन, ये सब किसके अंदर आ रहा था? रशियन रिवोल्यूशन कहलाता है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे के बाद क्या हुआ उसे भी देखते हैं। जो स्ट्राइक था वह पूरा कंट्री में फैल गया, और यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन एंड स्टूडेंट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो यूनिवर्सिटीज थे उन्हें बंद कर दिया गया था, और स्टूडेंट जो थे वो कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन उनके कंप्लेन के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी में दोस्तों लायर्स, डॉक्टर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, लायर्स अपना यूनियन बना रहे थे, डॉक्टर्स अपना यूनियन बना रहे थे, मतलब अपना एक यूनियन मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब अपना वह दल होता है, दल, अपना दल बना रहे थे। और मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे वह अपना यूनियन बना रहे थे। तो इसमें बस यूनियन ही बन रहा था। तो डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स का डिमांड क्या था? हम लोग की इंक्रीज में जो सैलरी है उसे इंक्रीज किया जाए, और जो है वर्किंग डेज का जो हावर्स है उसे 8 हावर्स कर दिया जाए, और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। और क्या एक और डिमांड था जो कि संविधान को भी लाया जाए, असेंबली बनाया जाए, ऐसा जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डिमांड्स ऑफ वर्कर में, वही है यहाँ पे भी डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर्स। तो आउटकम ऑफ ब्लडी संडे जब हुआ या 1905 रिवोल्यूशन जब हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों उसे भी देखते हैं। ड्यूरिंग 1905 रिवोल्यूशन जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट डूमा,
1905 रिवोल्यूशन के बाद जब जार मतलब जो जार निकोलस था, जो वहाँ का राजा था, उसने देखा कि अभी भी जो वर्कर्स हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वह क्या किया, 1905 में डूमा, डूमा किसे कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट, जैसे हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं उसी तरह वहाँ पे डूमा कहते हैं रसिया में, तो डूमा वहाँ पे ला दिया। तो और क्या किया, और वहाँ पे जितने भी यूनियंस हैं उसे इलीगल कर दिया। तो लोग भी कहे हाँ अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को पार्लियामेंट हम लोग का बन ही जाएगा, तो अब हम लोग को क्या यूनियन चलाना है। तो लोग भी इलीगल करार करवा लिए और उसकी बातों को मान लिए। वह अब यूनियन को इलीगल भी कर चुका था और डूमा को ला भी चुका था। लेकिन 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 क्या होता है दोस्तों, जो जार था वह चालाक निकला, मतलब वह धोखाधड़ी अब कर दिया था वर्कर्स के साथ और वहाँ के लोगों के साथ। वह क्या किया, जो फर्स्ट डूमा था वह 75 डेज में उसे डिसमिस कर दिया, और सेकेंड डूमा जो था वह फिर से री इलेक्ट हुआ और सेकेंड डूमा 3 मंथ में फिर से उसे भी डिसमिस कर दिया। बट ही चेंज द वोटिंग लॉ एंड पेक द डूमा द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस डिड वांटेड एनी रिडक्शन इन पावर। और जो थर्ड डूमा था दोस्तों, उसमें क्या किया था, जितने भी कंजर्वेटिव मतलब जार को मानने वाले जो चाहते थे कि जो मोनार्ची सिस्टम ही रहे, कंजर्वेटिव वही थे। तो कंजर्वेटिव क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव को ही, जो कंजर्वेटिव के पॉलिटिशियन थे उसने बस कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ही डूमा में लाया, थर्ड डूमा उसका बना। समझे, डूमा में क्या किया, वह जो उसके साथी थे जो उसे चाहने वाले थे उसे ही क्या किया, डूमा में लाया। अब पूरी जो मतलब लड़ाई थी अब जार के खिलाफ होने लगी और लोग यहाँ वहाँ के एकदम पागल हो चुके थे। 1914 में रसिया वाज अंडर द रूल जार निकोलस सेकेंड, उसे जार निकोलस सेकेंड कहा जाता था। 1914 में जो रसिया था वो जार निकोलस सेकेंड के अंडर में था। द मेजोरिटी रिलीजियस वाज रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वहाँ पे जो थे वहाँ पे हर तरह के रिलीजन्स रह रहे थे, बुद्धिस्ट भी रह रहे थे, मुस्लिम भी रह रहे थे और ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियन भी रह रहे थे। तो हर तरह के लोग वहाँ पे थे। और जो रसिया का उस समय का इकोनॉमी था दोस्तों, वह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे ही निर्धारित और आधारित रहता था। मतलब वहाँ का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन था वह किस पे डिपेंड रहता था, एग्रीकल्चर पर और इंडस्ट्री पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग लर्न कर लेंगे। इसका नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करके ये नोट पा सकते हैं और अपने कॉपी में राइट करके उसके बाद इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो हम लोग 20वीं सेंचुरी में आ गए थे। रसिया में क्या हो रहा था, जो 20वीं सेंचुरी में रसिया का क्या हाल था उसे भी देखते हैं। रसिया पीपुल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब वहाँ के जो थे वह एग्रीकल्चरिस्ट ही थे। जो 85% वहाँ का जो पॉपुलेशन था दोस्तों, वो खेती एग्रीकल्चर पे ही निर्धारित रहता था, आधारित रहता था। कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर मार्केट एज वेल एज देयर आउन नीड, जो कल्टीवेटर्स थे वह प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में उसे सप्लाई भी करते थे और अपने नीड को फुलफिल करते थे। रसिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, रसिया क्या हो गया था, बहुत जितना भी यूरोप में सबसे ज़्यादा ग्रेन का उत्पादन और उसे एक्सपोर्ट करने का कौन सा देश था, रसिया ही था दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए जो फार्मर्स से, जो पीजेंट्स से, उनका अब जो था मांग पूरी हो रही थी और वह अच्छे पैसे अब कमा रहे थे और मतलब अर्न कर रहे थे। तो अभी इंडस्ट्रीज के बारे में पता करते हैं। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, अब इंडस्ट्री बस वहाँ पे कहाँ पे था, सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में ही बस था रसिया में। और वहाँ के लार्ज फैक्ट्री आल्सो एग्जिस्टेड, वहाँ पे और भी फैक्ट्रियाँ मतलब बढ़ने लगी
और बस वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में था इंडस्ट्री पहले थी, अब मतलब और ज़्यादा होने लगी और भी जगह इंडस्ट्री बैठने लगे, स्टेबलाइज होने लगे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, और जो हाथों से जो काम करने वाले क्राफ्ट्समैन थे, जिन्हें हाथों से काम करते हैं उन्हें क्राफ्ट्समैन कहते हैं, वो अब बहुत ही कम बचे थे और वह प्रोडक्शन कर रहे थे। कंट्रीज ऑफ वुमेन्स, नहीं सॉरी दोस्तों, कंडीशन ऑफ वुमेन्स। कंडीशन क्या था वुमेन्स का, वहाँ पे थोड़ा ये भी जान जाते हैं। वुमेन्स में हम पता किए कि बस जो वोट था वो मैन को ही राइट था कि वही वोट दे सकते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे वुमेन्स का क्या हाल था, क्या कंडीशन थी रसिया में। बाय 1914 वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर। फैक्ट्री में 31% कौन रहती थी, लोग वुमेन्स रहती थी। बट दे स्टिल फेस द डिस्क्रिमिनेशन, बस वह बहुत भेदभाव करते थे और उन्हें जो है बहुत ही कम सैलरी दी जा रही थी, बहुत ही कम पे किया जा रहा था, लेस देन मैन, बहुत ही कम पे किया जाता था मैन से के, जितना मैन को हम सैलरी वो लोग दे रहे थे उससे कम वुमेन को दे रहे थे। और वह 31% लेबर क्या थी, वुमेन ही थी फैक्ट्री में। तो इसे भी आप लोग लर्न कर लेंगे जो पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स, मतलब जो फार्मर्स का जो डिमांड था वो भी क्या था, उसे भी हम लोग देख सकते हैं और देखेंगे, क्योंकि जो वही ग्रेन बहुत उत्पादन कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, तो उनकी भी डिमांड क्या थी, वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स। जो नोबल्स थे वहाँ के जो अमीर लोग थे वह चाहते थे कि हमें उनका लैंड लेकर हमें दे दिया जाए। और रिफ्यूज टू पे रेंट, उन्हें क्या देना पड़ रहा था, उन्हें रेंट देना पड़ रहा था खेती के लिए, क्योंकि जो बड़े किसान थे वो अपना खेत दे रहे थे और उनसे रेंट ले रहे थे। तो रेंट कहाँ से देंगे, जब मतलब अच्छा जब उत्पादन नहीं होगा, ग्रेन नहीं होंगी, तो कैसे वह रेंट देंगे। और वह इतने गुस्से थे दोस्तों कि वह मर्डर कर दे रहे थे जो कि बड़े किसान थे या बड़े लैंड लॉर्ड थे, उनका मर्डर भी कर दे रहे थे, इतने गुस्से हो गए थे वहाँ के फार्मर्स या पीजेंट्स किसान। हाउ वेयर द पीजेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स, रसिया के जो मतलब जो फार्मर्स थे वो कैसे अलग थे और कंपेयर टू यूरोपियन पीजेंट्स, और भी यूरोपियन पीजेंट्स के मुकाबले। क्यों अलग थे, क्योंकि वहाँ के जो मतलब फार्मर्स थे दोस्तों वह कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। अब कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है उसे भी देख सकते हैं हम लोग। दे पुल देयर लैंड पीरियडिकली एंड दे कम्यून मीट डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। वह अपना, अब देखिए उन लोग पास छोटा मतलब कम खेत, उन लोग के पास जो लैंड थी वह बहुत कम थी। अब इतना कम खेती करने से क्या फ़ायदा, इसीलिए वह कई लोग का मतलब अपने में बातचीत करके वह अपने समुदाय का पूरा खेत लेकर उसके बाद क्या करते थे, उसे एग्रीकल्चर करते थे और उसके बाद जितना उन लोग का नीड रहता था वह अपने में डिवाइड कर लेते थे फसल को। तो चलिए अगला जो है सोशलिज्म इन रसिया, तो रसिया में कैसे मतलब जो विचारधारा है वो क्या हुआ उसके बारे में समझते हैं। ऑल द पॉलिटिकल्स पार्टीज वेयर इलीगल बिफोर 1914। देखिए 1914 के पहले क्या हुआ था, पूरा जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इलीगल करार दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों इन 1898 फॉलोइंग द जो कार्ल मार्क्स थे वह सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के नाम से एक क्या है पार्टी बनाए, चुप्पे चोरी ये सब काम हो रहा था। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट्स एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन,
वह इलीगल था, लेकिन तभी भी वह लोग काम कर रहे थे। वह लोग न्यूज़पेपर भी उन लोग की जो पार्टी है वो बना रही थी, और जो स्ट्राइकर्स हैं उन तक संदेश अपना पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, समझ रहे हैं। तो इसलिए कोई उन्हें जो है साधन चाहिए अपना बात वर्कर्स तक रखने के लिए। तो कौन सी पार्टी फॉर्म हुई? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। कब फॉर्म हुई? 1898 में। किसके द्वारा फॉर्म हुई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। और 1914 पहले जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्हें इलीगल करार दे दिया जाता था। तो इसीलिए इस फेज में ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे। और अगला देखते हैं। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ड एट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। थ्रूआउट द 19th century they were active in the countryside। कई लोग सोशलिस्ट जो थे, क्रांतिकारी थे, या जो विचार समाजवाद का जो विचार मानते थे, वह सोचते थे कि बस वर्कर्स को ही ध्यान दिया जा रहा है, किसानों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसीलिए 1900 में दोस्तों वह क्या किए थे, वह लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से वह लोग एक पार्टी बनाए, जो कि वह स्ट्रगल करती थी किसानों के, फार्मर्स के राइट के लिए, अधिकार के लिए। और वह डिमांड करती थी वह पार्टी कि नोबल से उनका ज़मीन लेकर फेजेंट को दिया जाए। तो दो पार्टी अब बन चुकी थी, 1900 में एक और एक 1898 में। समझना आप लोग, 1898 में कौन सी बनी थी पार्टी? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बनी थी। और 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बन चुकी थी, जो कि फेजेंट्स के लिए बनी थी, किसानों के भाइयों के लिए बनी थी। तो अगला है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो होती है वह डिसएग्री रहती है, असहमत रहती है किससे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी से, जो कि फेजेंट्स का रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से असहमत रहती हैं। तो अब इन दोनों में भी लड़ाइयाँ अब जारी हो जाती है। वहीं पर एक अब व्लादिमीर लेनिन का भी एक शख्स आता है, एक व्यक्ति आते हैं एशिया में, यूरोप में, जो कि रसिया में आते हैं। तो वह फील करते हैं कि फार्मर्स जो हैं वह एक यूनाइटेड ग्रुप में नहीं हैं, और कोई पुअर है तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। तो इस डिफरेंटिएशन में वह क्या कहते हैं, वह ये कहते हैं कि जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है, और वह ये भी चाहते हैं कि जो पार्टी है वह डिसिप्लिन में हो और वह कंट्रोल हो एक क्वालिटी मेंबर से। तो इसी में जो होता है, सोशल जो रिवोल्यूशनरी पार्टी जो फेजेंट्स से बनी रहती है, वह दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, जो कि बोल्शेविक एंड मेंशेविक, इन दोनों पार्टी का ग्रुप का नेम होता है। जो बोल्शेविक होता है दोस्तों वह मेजॉरिटी ग्रुप का होता है, जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, और मेंशेविक जो होता है वह कम संख्याओं का रहता है। और ये जो बोल्शेविक है वह व्लादिमीर लेनिन जो हैं, जिनके बारे में भी बात हुई है, उनके द्वारा लीड किया जाता है। और मेंशेविक जो है वह जूलियस मार्टव के द्वारा लीड किया जाता है। और बोल्शेविक जो हैं वह क्रांति के लिए वर्क करते हैं। और ये मेंशेविक हैं वो बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट हो, और जो बोल्शेविक हैं वह चाहते हैं पार्टी में डिसिप्लिन हो, मैनर हो, और वह एक क्वालिटी मेंबर से कंट्रोल हो। और मेंशेविक जो हैं वह लिबरल्स के लिए भी, और ये चाहते हैं कि सबके लिए ये जो ग्रुप है वह खुला हुआ है। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा एक अनवांटेड साउंड आप लोग सुनाई दिया होगा, सॉरी उसके लिए। वांटेड टू ट्रांसफॉर्म
रशियन सोसाइटी थ्रू फोर्स इट नेसेसरी। वह चाहते हैं कि रशियन जो सोसाइटी है वह एक कम्युनिस्ट पार्टी में जो है वह चेंज हो जाए, और ये मेंशेविक वाले लोग चाहते हैं कि ये एजुकेशन के लिए काम करेगी और वर्कर्स के लिए काम करेगी जो मेंशेविक है। तो इस तरह दो ग्रुप में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज मतलब जो पार्टी है जो कि फिजेंट्स की थी, फार्मर्स की थी, वह दो ग्रुप में बढ़ जाती है, जो कि पहली ग्रुप का नेम रहता है बोल्शेविक और दूसरे ग्रुप का नेम रहता है मेंशेविक। हम लोगों ने इतना इन लोग के बारे में जाना। अब चलते हैं आगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन द यूरोपियन अलायंसेस। इन 1914 में ही जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, और जो यूरोप में ये वर्ल्ड वार हुई थी, यूरोपियन जो कंट्री हैं उन लोग के बीच में। जो यूरोपियन कंट्री थे वह दो अलायंसेस में, दो ग्रुप में बट गए थे। जो पहला ग्रुप है वो सेंट्रल ग्रुप और दूसरा एलाइड ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया थी और तुर्की थी, और एलाइड ग्रुप में फ्रांस था, ब्रिटेन थी, रसिया थी, इटली थी, रोमानिया। एलाइड पावर में जो है वह 5 कंट्रीज थे और सेंट्रल पावर में 3 कंट्रीज थे। अब नेक्स्ट है दोस्तों, रसिया क्या हुआ था, रसिया का उस समय क्या हाल था। द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट मेन पार्टी ऑफ डूमा, इवेंचुअली द सपोर्ट वर थीन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स। देखिए जर्मनी जो था वह दुश्मन हो गया था, मतलब रसिया एलाइड पावर में है और जर्मनी सेंट्रल पावर में है। तो इसी तरह जर्मनी दुश्मन होने के कारण जो वहाँ का जो नेम था सेंट पीटर्सबर्ग, जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि एक पैलेस था, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि लोग समझते थे जो कि जर्मन नेम है सेंट पीटर्सबर्ग, तो उसका नेम चेंज कर पेट्रोग्रेड कर दिया गया था। और द जारिना मतलब जार की जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा जर्मन की थी, वह जर्मनी की थी। तो लोग उनसे बहुत अब जार से भी नफरत इसके कारण भी करने लगे कि वह जर्मनी की उनकी पत्नी थी, और वह पुअर एडवाइजर्स कहते थे, जो कि राजपुतीन था, एक मॉन्क था, उसका एडवाइज ही वह मानती थी, जो अलेक्जेंड्रा जो थी, जो कि जार की वाइफ थी। मेड द ऑटोक्रेसी पॉपुलेशन अनपॉपुलर, जो कि वह मनमानी काम करती थी। बॉट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिफीट्स शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग। जो वहाँ के जो रसिया के जो एम्पायर थे वह क्या हुए थे, रसिया जो आर्मी थी वह बेडली बहुत बुरी तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार चुकी थी 1914 एंड 1916 में। लेकिन बाद में यूएसए जो है वह ज्वाइन हो जाता है और जो रसिया को बचा लेता है। तो रसिया का जो कंडीशन था वर्ल्ड वार फर्स्ट में वह क्या था, 7 मिलियन लोग मर चुके थे, और 1917 में द रशियन ट्रूप डिस्ट्रॉयड, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे कि क्रॉप, हाउसेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब पूरा बर्बाद हो चुके थे। और 3 मिलियन लोग क्या हुए थे, 3 मिलियन रिफ्यूज इन रसिया, मतलब 3 मिलियन का नुकसान हो चुका था। सोल्डर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार, जो सोल्डर्स थे वह अब वार करने के लिए तैयार नहीं थे। और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या इकोनॉमिकली क्या नुकसान हुई थी, जैसा कि इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ही इंडस्ट्री बेकार हो चुकी थी। और बेल्टिक्स जो सी है वह जर्मन के कंट्रोल में आ चुकी थी। बेल्टिक बहुत बड़ी एक सी है, वह जर्मन के कंट्रोल में आ चुकी थी, जो कि किसकी है, रसिया की है। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट,
इंडस्ट्री का जो भी इक्विपमेंट है वो भी बर्बाद हो चुका था। और 1916 में रेलवे लाइंस जो था वह टूट चुका था। रेलवे लाइंस ब्रेक हो चुका था। लेबर का भी बहुत शॉर्टेज हो चुका था क्योंकि कई लोग बहुत मर चुके थे, तो लेबर ही कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेबर जो थे वो बेचारे गरीब, वह मर चुके थे। और फूड शॉर्टेज का भी बहुत दिक्कत हो चुका था और आर्मी को भी फूड जो है उस भेजना था, बहुत ही फूड की दिक्कत भी हो चुकी थी। और ब्रेड शॉप में ब्रेड नहीं मिल रहे थे, तो यही सब दिक्कतें थी। द फरवरी रिवोल्यूशन पेट्रोग्रेड, जो फरवरी रिवोल्यूशन थी वो कहाँ हुई थी, पेट्रोग्रेड में हुई थी। इसे भी आप लोग लर्न कर लेंगे। तो हम लोग फरवरी रिवोल्यूशन में अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं दोस्तों, मतलब हम लोग हाफ चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। देखिए क्या हुआ था इसका शुरुआत। इन द विंटर ऑफ 1917 में विंटर के दिन में, जो कि कैपिटल था पेट्रोग्रेड, वेयर ग्रीम द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू इम्फेजिस द डिविजन्स अमॉन्ग इट पीपुल। दो टाइप के डिवीजन हो चुके थे, जो कि पहला जो डिवीजन है दोस्तों राइट बैंक है और दूसरा जो है लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक में जो थे वर्कर्स का जो क्वार्टर रहता था, फैक्ट्री रहते थे, वो लोग रहते थे और वह लोग स्थित थे। और लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, डूमा, ये सब लेफ्ट बैंक में थी। तो इस तरह से दो तरह के लोग बढ़ चुके थे, पहला राइट बैंक में और दूसरा लेफ्ट बैंक में। एक तरह से कहा जाए राइट बैंक में गरीब लोग थे और लेफ्ट बैंक में अमीर लोग थे। कंडीशन ऑफ पेट्रोग्रेड का कंडीशन क्या था उस समय। फरवरी 1917 में फूड का बहुत शॉर्टेज हो चुका था, जैसा कि हम लोगों ने आप लोग से मैंने अभी बताया, किसके कारण, वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण। और द विंटर वाज वेरी कोल्ड, बहुत ही तेज ठंडी थी और जो क्रॉप थी वो भी फेल हो गई थी। जार डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा वेयर अपोज बाय द पार्लियामेंट्री। और जार कितना बेवकूफ़ इंसान था आप लोग समझते ही हैं और आप लोग जान ही चुके होंगे, इसको डूमा का ही भी अभी पढ़ा था। तो कुछ फरवरी रिवोल्यूशन में कुछ डेट हैं, उन्हें समझना जरूरी है। और इस डेट को क्या हुआ था, 22 फरवरी को दोस्तों क्या हुआ था, राइट बैंक लेफ्ट बैंक, राइट बैंक जो था वो लॉकआउट हो चुका था। और 23 फरवरी को दोस्तों 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे वह स्ट्राइक पे आ चुके थे। और 24 फरवरी को गवर्नमेंट क्या कैवलरी, एक पुलिस होती है, उसे बुलाई। 25 फरवरी को द गॉड सस्पेंडेड डूमा, और जो मतलब जार था वह डूमा को सस्पेंड कर दिया, जले पे नमक मतलब छेक दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन द फोर्स, द रिवोल्यूशन स्टार्टेड। और जो स्टार्ट था रिवोल्यूशन वह स्टार्ट हो चुका। और द स्ट्रीट ऑफ पेट्रोग्रेड वेयर ट्रॉन्ड व्हील पीपुल रेजिंग राइजिंग स्लोगन्स भी स्टार्ट हो चुकी थी। और पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंक सेक, द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कार्ड आउट द कैवलरी अगेन। फिर से जो पुलिस है कैवलरी जिसका नेम है, उसे फिर से गवर्नमेंट ने बुलाया और उससे कहा कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके पे फायर करना शुरू कर दो। लेकिन जो ऑफिसर थे वह फायर नहीं करते हैं और वह वर्कर्स के साथ हो जाते हैं। यही बहुत एक बड़ी पॉइंट है। जो जार के जो पुलिस होते हैं वह क्या करते हैं, वह डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रहे थे, जो क्या कहता है, जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके पे फायर करने के लिए आदेश जो है, आर्डर है, वह दे देता है। लेकिन जो पुलिस होते हैं वह जो है फायर नहीं करते हैं और वह जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो होते हैं, जो वर्कर्स जो स्ट्राइक करते हैं उनके साथ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, उसे आप लर्न कर लेंगे। कब हुआ था, 27 फरवरी 1917 में ये घटना हुई थी। तो क्या हुआ रहता है दोस्तों फाइनली, जो कि है पेट्रोग्रेड सोवियत एक नेम आता है जिसे क्या कहता है, सोल्डर्स और स्ट्राइकर्स के
दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे एक और यूनियन बन जाती है जिसका नेम रहता है पेट्रोग्रेड सोवियत। नेक्स्ट डे अब जार भाई का तो हुआ पतंग कट गया था, क्योंकि उसके साथ ना उसकी पुलिस थी और ना उसके जनता थी। लेकिन जो उसके अभी भी जो थोड़े मोड़े शुभचिंतक बचे थे, उन्होंने क्या रास्ता उन्हें कहा, 2 मार्च को उन्हें भगा दिया। देश मतलब जार भाई जो थे वह छोड़ चुके थे। अब क्या हुआ, जब सिचुएशन क्या हुआ, जब जार मतलब देश छोड़ के भाग चुका था तो सोवियत जो लीडर्स थे, मतलब जो कि लोग और पुलिस के मिलने से जो यूनियन बनी थी, वह डूमा लीडर्स को फॉर्म की और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और उसमें यूनिवर्सल एडल्ट को भी लाया गया और असेंबली में उन्हें भी रखा गया। तो चलिए देखते हैं। पेट्रोगेट हैड लेड द फरवरी रिवॉल्यूशन दैट बॉट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1917। अब आप लोग ये बताइए, इतना आप लोग पढ़ चुके, फरवरी जो रिवॉल्यूशन है वो कब हुआ था, कमेंट करके अभी बताइए। 1917 में हुआ था। इसे ये फर्स्ट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, मैं बना के आप लोग को बता रहा हूँ। जो कि फरवरी रिवॉल्यूशन है वो 1917 में हुआ था, ये एक लर्न कर लीजिए। और फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो जार था वो देश छोड़ के भाग गया था। और फरवरी रिवॉल्यूशन में दोस्तों मोनार्ची जो था वह ख़त्म हो चुका था। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसे भी आप लोग लर्न कर लेंगे। और जब फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ उसे देखते हैं। प्रॉब्लम इन प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट में अब दिक्कतें आना शुरू हो गई। लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट द लिबरल्स एंड सोसाइटल एमॉन्ग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। वह चाहते थे कि गवर्नमेंट जो हो वह इलेक्टेड हो, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं बनाया जाए। तो ये इलेक्शन का जो है सिस्टम भी लाकर रख दिए। अब जो व्लादिमीर लेनिन थी, जो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बना दोस्तों, वह एक तरह से मान लीजिए मेंशेविक का बना। और व्लादिमीर लेनिन कहाँ के थे, किस ग्रुप के थे, बोल्शेविक के थे। तो मेंशेविक का जब सरकार बनी तो मेंशेविक वालों ने क्या किया, बोल्शेविक के पूरे जितने भी पॉलिटिशियन थे और उनके जितने उन्हें मानने वाले थे उन्हें सब अरेस्ट करा दिया था, जिसमें व्लादिमीर लेनिन अपना देश छोड़ के भाग चुके थे। लेकिन अब वह आ जाते हैं, कब आते हैं, अप्रैल 1917 में आते हैं। और वह ही फेल्ट वाज द टाइम सोवियत टू टेक द पावर। अब वो चाहते हैं जो सोवियत है उस पावर को ले लेना चाहिए। लेकिन ये एक थीसिस निकालते हैं, अप्रैल थीसिस जिसे कहते हैं, उसमें वह कहते हैं वार को अब एंड कर देना चाहिए और लैंड जो है वह किसानों को दे देना चाहिए और बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए। लेनिन आल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी शुड रीनेम इटसेल्फ कम्युनिस्ट पार्टी। अब वो अपने पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा दे देते हैं, जिसका नेम रीनेम कर देते हैं। मेनी इन बोल्शेविक वेयर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। और जो बोल्शेविक के पार्टी रहती है वो अप्रैल थीसिस से सहमत हो जाती है। दे थॉट इट वाज नॉट द राइट टाइम। वह समझते थे कि यह अच्छा टाइम नहीं है रिवोल्यूशन करने का और गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट द लेटर डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। बस जो मेंशेविक वाले लोग थे उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। और तब क्या होता है, मूवमेंट जो होता है बोल्शेविक मूवमेंट अपना करने लगती है और वह मूवमेंट क्या होता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। और जो ट्रेड यूनियन, जो व्यापारी का ट्रेड यूनियंस, व्यापारियों का जो समूह होता है वह बढ़ते जाता है और फैक्ट्री की जो कमिटीज होती हैं वो भी बनना शुरू हो जाती हैं और सोल्डर्स कमेटी जो रहती हैं वो भी बनना शुरू हो जाती हैं।
क्यों शोल्डर कमेटी साथ में हो जाती है बोल्शेविक के? बोल्शेविक शोल्डर को भी अपने साथ में कर लेता है। अब जब शोल्डर मिल गए हैं बोल्शेविक के साथ, तब क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट सा ग्रोइंग बोल्शेविक इन्फ्लुएंस, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब मेंशेविक वालों ने देखा बोल्शेविक अब बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। द गवर्नमेंट रेसिस्ट अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, और उनके लीडरों को मतलब अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आप लोग पहले बताया था कि उनके जो लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें लेनिन भी देश छोड़ के भाग गए थे। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वेयर suppressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding और flee. उन्हें छुपा दिया गया, उन्हें भगा दिया गया बोल्शेविक के लीडरों को। तो नेक्स्ट अब क्या हुआ दोस्तों? फीजेंट्स इन द कंट्री साइड। अब जो किसानों का था उनका क्या हाल था कंट्री में, उसे भी देखते हैं। फीजेंट्स जो दोस्तों थे वो फीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट लीडर प्रेशर्ड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो फीजेंट्स मतलब किसान थे और जो इनके नेता थे वह चाहते थे कि जो लैंड हो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, समझे। लैंड कमिटी वे फॉर्म, जो लैंड कमिटी भी बनी। इनक्रोच्ड बाय द रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर इन 1970, और जो लैंड थी उसे सीज करना शुरू कर दिया गया जो कि बड़े अमीरों का था। इन 1917 सितंबर, जुलाई टू सितंबर सॉरी। द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर इन 1917। देखिए रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर को ब्लड लेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ अक्टूबर रिवोल्यूशन? बताइए। वो भी 1917 में हुआ था, तो उसे ब्लड लेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई थी और ज़्यादा लोग नहीं मरे थे। जो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक टर्न इनटू द अक्टूबर रिवोल्यूशन। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब मेंशेविक और बोल्शेविक में जो मतलब दुश्मनी थी वह अक्टूबर रिवोल्यूशन मतलब अक्टूबर क्रांति में चेंज हो गई। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up dictatorship। और वह लेनिन क्या करते थे, वह सोचते थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप है। इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर द अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो उन्होंने निर्णय लिया कि अब गवर्नमेंट के खिलाफ अब हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर। और बोल्शेविक के जो ने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया, जैसे कि उन्होंने क्या किया, आर्मी को और सोवियट्स को अपने साथ ले लिया। तब अब क्या होता है, प्लानिंग फॉर सीजर। सीजर का प्लानिंग होने लगता है। On 16 October 1917, Lenin persuaded Soviet and the Bolshevik party to agree to a socialist seizure of power। सोशलिस्ट सीजर बनता है कब? 16 अक्टूबर 1917 में। अंडर लियोन ट्रोट्स्की मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी MRC वाज अपॉइंटेड। MRC भी अपॉइंट किए जाते हैं। द डेट ऑफ द इवेंट वाज कीप्ड इन ए सीक्रेट। जो डेट है उसे सीक्रेट कर दिया जाता है, किसी को नहीं पता रहता है। 24 अक्टूबर द अपराइजिंग बिगेन। जो 24 अक्टूबर जो अपराइजिंग बिगेन हो गया। और जो प्राइम मिनिस्टर थे मतलब मेंशेविक के जो मतलब उस समय जो मेंशेविक के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या थे, केरेंस्की, लेफ्ट द सिटी टू सुमन ट्रूप्स। वह सिटी को लेफ्ट कर दिए गए थे, मतलब कहीं गए थे। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग अप टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स का भी फिर से क्या किया गया, सीज कर दिया गया। ये किसका खेल था? वह मेंशेविक वालों का रचा गया था। और कई भी उन लोग की जो है स्थान जो बोल्शेविक की थी उन्हें सीज कर दिया गया था। रिस्पॉन्स ऑफ MRC। MRC मतलब मैंने अभी आप लोग क्या बताया, MRC मतलब
मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी जो कमेटी थी दोस्तों, वह आर्डर दे चुकी थी सीज करने के लिए। द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। शिप अरोरा, एक अरोरा जो शिप है वो भी सेल्ड हो गया था। बाय द नाइट फॉल द सिटी अंडर एमआरसी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। अब जो मिनिस्टर थे उन्हें भी सरेंडर कर दिया गया था, किसके द्वारा? मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के द्वारा। ये एक नई कमेटी बनी थी दोस्तों। अब अक्टूबर रिवोल्यूशन का जो आता है दोस्तों आउटकम, वह क्या आता है? एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। बोल्शेविक भी अब एक्शन लेती है और बोल्शेविक क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है और मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। बोल्शेविक जो रहती है वह दिसंबर में, कब? दिसंबर में दोस्तों बोल्शेविक जो रहती है वो कंट्रोल कर देती है पेट्रोग्रेड या मॉस्को एरिया, अपने कब्जे में कर लेती है दोस्तों। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए रसिया में, उसे भी देखते हैं। फर्स्ट जो चेंज है दोस्तों, इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेयर नेशनलाइज। इंडस्ट्री और बैंक नेशनलाइज हो चुके थे। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट सीज्ड द लैंड ऑफ नोबिलिटी। जो लैंड है उसे डिक्लेयर क्या कर दिया गया था? सोशल प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दिया गया था। और पीजेंट्स जितना भी सीज लैंड था उस नोबिलिटी का, उसे भी क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था? सोशल प्रॉपर्टी। बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उसे जो एरिस्टोक्रेसी का जो टाइटल था, मतलब मनमानी वाला जो पहले का जो टाइटल था, उसे क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया। इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस एक्ट टू ए फैमिली रिक्वायरमेंट। और जो हाउसेस थे उस समय के, उन्हें किस आधार पर पार्टीशन किया गया था? फैमिली के आधार पर। जिसकी जितनी ज़्यादा फैमिली थी उतना उन्हें हाउस प्रोवाइड किया गया था दोस्तों। और भी क्या हुए थे? न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन बाय द आर्मी एंड द ऑफिसर। आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स जो थे वह डिजाइन किए गए। इन 1918 ए क्लॉथिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज। द सोवियत हैट बुडेनकोवा वाज सेलेक्टेड। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और बोल्शेविक की जो पार्टी थी उसने अपने पार्टी को रीनेम कर दिया था। क्या कर दिया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था। मेजर सेटबैक टू बोल्शेविक। बोल्शेविक अब जो नवंबर 1917, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है उसे बात करते हैं। नवंबर 1917 में दोस्तों बोल्शेविक कंडक्ट की थी इलेक्शन, एक इलेक्शन कंडक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दे फेल्ड। लेकिन वह बोल्शेविक जो थे वह हार चुके थे। जनवरी 1918 में दोस्तों फिर से एक बार असेंबली रिजेक्ट हो गया बोल्शेविक के द्वारा। लेनिन डिसमिस कर दिया असेंबली को। और मार्च 1918 में दोस्तों क्या हुआ? द बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट। और जो 1918 में, मार्च 1918 में दोस्तों बोल्शेविक जर्मनी यानी कि रसिया का दुश्मन जर्मनी से हाथ मिला ली। अब आगे क्या होता है दोस्तों? रसिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब रसिया क्या बन जाती है? एक पार्टी स्टेट बन जाती है। बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी द पार्टिसिपेट ऑफ द इलेक्शन। बोल्शेविक ही ऐसी पार्टी रहती है जो कि पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और जितने भी रशियन कांग्रेस होते हैं वह पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस आर कीप्ड अंडर द पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं दोस्तों वह पार्टी कंट्रोल में हो जाती हैं। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसे देखते हैं। क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेस? लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम मतलब जो एक इंडिविजुअल का जो अधिकार होता है उस पर ताला लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? बोल्शेविक के द्वारा। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका। चेका एक तरह की पुलिस होती है दोस्तों जो कि OGPU एंड द NKVD पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। जो भी बोल्शेविक के खिलाफ आता था उसे
एक सीक्रेट पुलिस है जिसकी नाम है चेका, वह उसे पनिश्ड करती थी, किडनैप कर दी थी। जैसे कि मेंशेविक वाले बोल्शेविक के कर रहे थे, उसी तरह बोल्शेविक बदला लेने के लिए वो भी ऐसा ही करने लगे। द सिविल वार, उसी तरह अब सिविल वार भी आता है। देखिए बोल्शेविक तो बहुत दिमाग वाली थी, लेकिन एक दिमाग यहाँ पे आके फेल हो जाता है दोस्तों। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। बोल्शेविक अब आर्डर कर देती है कि अब लोगों को ज़मीन दी जाएगी। तो अब क्या होता है दोस्तों, जो रसिया की आर्मी होती है वो भी ब्रेक अप हो जाती है। पूरे रसिया वाले जो आर्मी होते हैं वह अपने अपने घर आने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी ज़मीन पा जाऊंगा, उसके बाद अपना जो है नौकरी करेंगे। उसके बाद सोल्डर्स मोस्टली पीजेंट्स, जो सोल्डर्स थे वो मोस्टली क्या थे, किसान थे। होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, अपने घर पे चले जाते हैं कि हमें भी ज़मीन मिल जाएगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कॉन्डेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब बोल्शेविक का अपराइजिंग होने लगा दोस्तों। तो उस समय 3 मेन ग्रुप में बट गए थे, पहला ग्रीन, दूसरा वाइट और तीसरा रेड। रेड वाले जो थे दोस्तों वो बोल्शेविक के थे, और वाइट वाले थे जो अभी भी जार को मानने वाले जो थे वह वाइट वाले थे, और ग्रीन वाले सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो कि विचारधारा किसकी रखते थे, समाजवाद की। चलिए, ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स एंड वाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर किसके द्वारा कंट्रोल था, वाइट और ग्रीन्स के द्वारा, और उन्हें सपोर्ट भी किया जा रहा था। किसके किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, फिर फ्रेंच के द्वारा सपोर्ट हो रहे थे वो लोग, कौन, ग्रीन्स एंड वाइट। अमेरिकन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा एंड जापानीज ट्रूप्स के द्वारा भी उनको सपोर्ट किया जा रहा था। क्योंकि सपोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑल द फोर्सेस वेर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ द सोशलिज्म इन रशिया। और वह चाहते थे कि जो विचार है, किसका विचार है, समाजवाद का जो विचार है वह फैले। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन पहले तो बोल्शेविक ही ने समाजवाद का जो है विचार फैलाया, लेकिन इस समय वह क्या कर रही थी, वह डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रही थी। तो अब बोल्शेविक फिर से जीत जाती है, क्योंकि ये जो हैं, सॉरी दोस्तों, ये जो हैं वाइट और ग्रीन वह बात को समझ नहीं पाते हैं और अपने में लड़ते हैं, और लड़ने में ये सिविल वार कहलाता है, और फिर से बोल्शेविक जो है वह जीत जाती है। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, और ड्यू टू कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जरादिस्ट, और रशियन नेशनलिस्ट के हेल्प से और मुस्लिम के हेल्प से बोल्शेविक जो है वह जीत जाती है। तो अब आता है इमरजेंस ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसका फॉर्म होता है, कब होता है, दिसंबर 1922, जो कि रशियन एम्पायर भी कहलाता है। क्रिएटेड द स्टेट दैट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में यूएसएसआर का फॉर्म होता है, क्रिएट होती है, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसके आप लोग जो है उसका फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 5 ईयर प्लान भी एडॉप्टेड किया जाता है। जैसे कि हम लोग देश में, हम लोग के भी कंट्री में 5 ईयर प्लान चलती है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑफिशियल असेस्ड हाउ ही इकोनॉमिक कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5 ईयर पीरियड। 5 ईयर प्लान में 5 ईयर का टारगेट लेकर चला जाता है, जो कि गवर्नमेंट लेती है। इन द फर्स्ट 2 प्लान 1927 से लेकर 1932 एंड 1933 से लेकर 1938, जो कि रशिया गवर्नमेंट थी उस समय, वह क्या फिक्स की थी, वह ऑल प्राइजेज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वह हर सामान का प्राइज फिक्स कर दी थी 5 ईयर प्लान में। तो आप लोग से अगर पूछ दे कि 5 ईयर प्लान में क्या निर्धारित किया गया था, क्या फिक्स किया गया था, तो ऑल प्राइजेज
फिक्स किया गया था। कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान में 1927 से लेकर 1932 ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया, और 1933 से लेकर 1938 वो सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया। चलिए, उसके बाद जोसेफ स्टेलिन नाम के एक व्यक्ति भी आते हैं जो कि हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन के बाद बोल्शेविक के यही हेड हो जाते हैं और इंट्रोड्यूस फिर इमरजेंसी मेजर्स, और वो इमरजेंसी का भी मेजर कर सकते हैं। वह क्या बिलीव करते थे? वह बिलीव करते थे रिच पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेज। वह सोचते थे कि जितने भी बड़े मतलब किसान हैं वह और ट्रेडर्स हैं, वह कंट्री साइड में वह स्टॉक को होल्ड किए हैं, और वह क्या होप करते हैं कि जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तब उसे हम सेल कर देंगे। स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेजर एडॉप्टेड फॉर प्रैक्टिसिंग एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो उनके आदेश के अनुसार, जोसेफ स्टेलिन के अनुसार क्या होता है, उस समय 1928 में सभी से ज़बरदस्ती मतलब फोर्स करके जितने भी उनके घर में ग्रेन्स रखे जाते हैं थे वह पूरे जोसेफ स्टेलिन मतलब बोल्शेविक ने ले लिया और कलेक्ट कर लिया। स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या है, वह 1929 में पार्टी के द्वारा फोर्स करके उनसे जितना भी फिजेंट से ग्रेन को कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो जैसे कि रिटर्न है तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैंने देख रहा था मैं नेट पर, तो दिखा रहा था कि जो टर्म सेकंड का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है वह MCQ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग MCQ और जो क्वेश्चन आंसर है उन दोनों को प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए, अगर क्वेश्चन आंसर का आप लोग तैयार करेंगे तो क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी आपको हो जाएगी और MCQ की भी तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाय बोल्शेविक। बोल्शेविक के द्वारा सोशलिज्म अब फैला दिया गया। इन मेनी सिटी कम्युनिस्ट पार्टी वेयर फॉर्म। कम्युनिस्ट पार्टी भी कई कंट्रीज में फॉर्म हुई, और लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में जैसे फॉर्म हुई वैसे ही। सम रिसीव एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी भी खोला गया और बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें यूनिवर्सिटी भी खुली। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग का ये चैप्टर जो था वो फिनिश हो चुका है। अब उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा और आप लोग उसे देख लेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। बी सेफ फ्रॉम कोरोना बिकॉज यू नो कोरोना केसेस आर इंक्रीज, सो एंड फ्रॉम I belong, all schools are closed. I hope your school also closed. So student, please wear mask and sanitize your hand and regular follow कोरोना पैंडमिक। सो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।